फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले CSIR नेट लाइफ साइंसेस के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम अपने सारे टॉपिक्स एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते और उसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है CSIR नेट लाइफ साइंसेस का, वो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर हम जब पढ़ते हैं तो हमारा बेसिक तैयार होता है और इसके बाद ही सारे चैप्टर्स इससे जुड़े हुए हैं, जिससे क्वेश्चन एक साथ मिला के पुटअप किए जाते हैं, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो हमारा जो पहला चैप्टर है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन बायोकेमिस्ट्री के, हमें इसमें सारे बेसिक्स जो हमने अपने BSc MSc लेवल पे पढ़े हैं वो पढ़ना होता है। ठीक है, जो भी आपके अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसी होती है, जितने भी मेन टेबल्स और फिगर्स हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। और इसके ग्राफ्स फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ग्राफ्स इसके एक भी मत खोजिएगा। एंजाइम एक्टिविटी के ग्राफ और प्रोटीन सिंथेसिस के ग्राफ, ठीक है, और अमीनो एसिड के डिफरेंट अमीनो एसिड्स के नेम और वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या और पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन बायोकेमिस्ट्री में जैसे आपके जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं जैसे कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स के भी अंदर मोनोसेक्राइड्स के कौन कौन से टाइप के मोनोसेक्राइड्स में आते हैं, पॉलीसेक्राइड्स में कौन आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और ये सब मोनोसेक्राइड हैं। आप मिल के पॉलीसेक्राइड कैसे बनाते हैं, ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड्स का बेसिक सारा पढ़ेंगे, नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फोरिक एसिड्स कैसे एक साथ काम करते हैं, कैसे DNA में मिलके एक दूसरे को बनाते हैं। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पहले आपको सारे अमीनो एसिड्स के टाइप्स पता होने चाहिए, ये सारे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद एंजाइम्स, एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोकेमिस्ट्री का, बाकी पार्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस आपको तभी समझ में आएगा जब आप अमीनो एसिड्स को अच्छे से पढ़े रहेंगे, जब आप उनके स्ट्रक्चर को अच्छे से याद किए होंगे। ठीक है, तो पहले ये सब पढ़िएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। नहीं तो अगर आप आगे जाके सिर्फ PYQs लगाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर आपका बेसिक बायोकेमिस्ट्री नहीं क्लियर है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें क्या एनर्जी की यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट स्टेट के फंक्शंस क्या हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस की, एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पता के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल स्पेस पे पूछता है तो जिन बच्चों का न्यूमेरिकल अच्छा है वो उसे छोड़िएगा मत। ठीक है, बाकी लोग भी इसको करने की कोशिश करेगा क्योंकि काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बायोकेमिस्ट्री का वो है आपका रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद जो आपके फिजियोलॉजी के पार्ट्स हैं, रेस्पिरेशन, वो भी कई बार हम मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन वाले चैप्टर में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं और स्टेप वाइज रिएक्शन याद करने के लिए हम यहाँ पे भी उससे डील कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, आइसोजाइम्स एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। आप अपने सिलेबस को थॉरली पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गए पहले चैप्टर के बाद। अब आइए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर पे चलते हैं। इसमें देखिए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल और माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जितने भी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं उनके फंक्शन क्या हैं, सेल ऑर्गेनीज क्या होते हैं, सेल डिवीज़न कैसे होता है, सेल साइकिल कैसे काम करती है, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद फंडामेंटल प्रोसेसेस पे आते हैं, जो आपका थर्ड चैप्टर है मॉल बायो। देखिए तीनों ही चैप्टर आपके बेसिक चैप्टर्स हैं, इन तीनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत गहनता से पढ़ना है, क्योंकि इनके आगे पे ही जब आप ये 3 चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आगे के चैप्टर्स आप इन्हीं के बेसिस पे तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रोसेसेस यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपके DNA के बारे में, RNA के बारे में, ठीक है, ये सब पढ़ाया जाता है। DNA रेप्लिकेशन, रिपेयर और रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, RNA की सिंथेसिस और प्रोसेसिंग कैसे होती है, mRNA, tRNA के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो सेल ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से
मिली जुली हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके बेसिक्स हैं और आपको ये याद होने ही चाहिए, मतलब आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन लगा पाएंगे, आप उन चैप्टर्स को समझ पाएंगे। इसके बाद आते हैं डेफ बायो पे। तो डेफ बायो पे देखिए, डेफ बायोलॉजी में ये आपके थोड़े एनिमल से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस डिफरेंट एनिमल्स के बताए जाते हैं। तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं डेवलपमेंट के, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन और अर्ली डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी होती हैं। तो डेफ बायो आपको थॉरली पढ़ना होता है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊँगी कैसे इन तीनों चैप्टर्स के और डेफ बायो से मिला के सेक्शन सी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो करने के लिए आपको डेफ बायोलॉजी का भी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, पर उसके लिए आपको डेफ बायोलॉजी के हर एक टॉपिक से गुजरना पड़ेगा, यानी हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग टू एनिमल फिजियोलॉजी। तो देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी के जैसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बॉटनी वाले उनको थॉरली कवर करते हैं, वैसे ही जूलॉजी वाले एनिमल फिजियोलॉजी को कवर कर सकते हैं। ब्लड और सर्कुलेशन है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आप इसके कुछ टॉपिक्स छोड़ के कुछ टॉपिक तैयार करना चाहें, या जिनका एनिमल फिजियोलॉजी अच्छा है वो सारे टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इससे ईजी क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, जो मैंने डिस्कस और कहीं नहीं किया है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इससे पहले मैंने बाकी सारे चैप्टर्स को एक एक वीडियो में अपने चैनल पे डिस्कस किया है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जिन बच्चों को दिक्कत हो वो प्लीज़ जाके उस पर विजिट करिए और देखिए। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में देखिए, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है, आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, प्लांट का भी और एनिमल का भी, जो हमने क्लास 11-12 की एनसीईआरटी में पढ़ रखा था, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पर यहाँ पे हमें थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हमें और चीज़ें अच्छे से पढ़नी होंगी। जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में हमें क्या पढ़ना होता है, मैं आपको और स्पेसिफिकली बताऊँ तो आइए देखते हैं। सॉरी, देखिए ये है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। देखिए, इसमें फंजाई और उनके डिजीजेस जो टेबल फॉर्म में होते हैं उसको टेबल फॉर्म में कर लीजिए और उसे पढ़िए, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ना है, ठीक है। जितने भी फॉरेस्ट टाइप इंडिया में पाए जाते हैं, जितने भी ग्रासलैंड टाइप्स इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, जो भी नेचुरल हिस्ट्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वो पढ़ना है। इसके बाद नेशनल पार्क्स कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ हैं, वो सब पता होना चाहिए, यानी आपका करंट थोड़ा सही होना चाहिए। फिर डिफरेंट डिजीजेज जो क्रॉप्स के हैं और जो बैक्टीरियल डिजीजेज ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ये टेबल फॉर्म एक तैयार करिए, उसमें सारे डिजीजेज आपको नेट पे मिल जाएंगी, बहुत सारे चैनल्स पे हैं, उसको लीजिए और उसे याद करिए। तो देखिए, फंजाई और उनके डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, डिफरेंट डिजीजेज ऑफ क्रॉप्स, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे आप एक टेबल फॉर्म में तैयार करके याद कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिजम्स ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न, जो भी क्लासिफिकेशन है IUCN रेड लिस्ट की, थ्रेटेंड स्पीशीज़ की, कि वल्नरेबल कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, या डिफरेंट जो टाइप्स क्लासिफाइड होते हैं उनमें अलग अलग वल्नरेबल, थ्रेटेंड, रेयर स्पीशीज़, ये सारे क्या हैं, यह सब आपको पढ़ना है। फिर रूट एंड स्टेम टाइप्स, मैंने देखे यहाँ पे प्रोटोस्टिल, साइक्लोस्टिल एक एग्जाम्पल लिख दिया है कि ये सब भी पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप स्पेसिफिक हो तो यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि कौन सा प्लांट, कौन सी फैमिली, कौन से क्लास, कौन से उसमें मतलब बिलोंग करता है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है याद करने के लिए बच्चों को, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि इसे लास्ट में रखिए, जब आप सारी चीज़ें कवर कर लें फिर इसे कवर करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें रटना ज़्यादा है। इसके बाद लास्ट में आपको ये समझाना चाह रही थी कि जो आपके सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछते हैं वो डेफ बायो, मॉल बायो और सेल बायो के क्वेश्चंस को मिला के पार्ट सी में क्वेश्चन अप्लाइड मेड पूछता है। वैसे डेफ बायो, एनिमल फिजियो के कॉन्सेप्ट्स मिला के पार्ट सी में क्वेश्चन पूछता है। तो ये बताने का मतलब ये है कि जब तक आप ये सारे चीज़ों को बिल्कुल बेसिक नहीं पढ़े रहेंगे, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए मैंने इन सारे चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कवर किया है कि आप इसे छोड़ नहीं सकते, और आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद सबके सारे चैप्टर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये पहले 3
चैप्टर अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो मॉल बायो, सेल बायो, बायोकेम, डेव बायो, एनिमल फिजियोलॉजी, ये 4 और 5 चैप्टर्स एक दूसरे से मिला के क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछते हैं। ठीक है, होप्स आपको ये वीडियो हेल्प करेगा चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक्स कोई नहीं बताता कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे करनी है, तो बच्चे इधर उधर बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए मैंने सोचा ये आपको हेल्प करेगी, जो लोग नई नई शुरुआत कर रहे हैं उन्हें ये सारी चीज़ें मदद करेंगी। अगर आपको और अच्छे से टॉपिक्स जानने हैं तो कमेंट करिएगा, मैं वो भी आपके लिए ले आऊँगी वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।